सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले मेरे बजट का पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि हमारा जो बजट होता है उसमें कितने टाइप्स के घाटे होते हैं, विच मींस कि कितने तरह के डेफिसिट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईआईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम समझेंगे बजट डेफिसिट क्या होता है और ये समझेंगे कि बजट के टाइप्स क्या है। साथ ही फिर हम उसके बाद समझेंगे कि बजट में कौन कौन से डेफिसिट निकालने के लिए फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, मींस राजकोषीय घाटा होता है, तो उस स्थिति में हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके प्रभाव क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या, बजट घाटा। देखिए, सबसे पहले आप समझिए बजट घाटा होता क्या है। नॉर्मली आपके पास 100 रुपए है और आपने कहीं पे जगह पे इन्वेस्ट करे, आपने सोचा कि यहां से पैसा आएगा, लेकिन वहां से आपको रिसीव हुए 90 रुपए। वहां से आपको कितने मिले? 90। अब आपने लगाए थे 100 और मिले कितने? 90। तो आपके ये रिसिप्ट आपकी कम है और एक्सपेंडिचर क्या आपके ज्यादा है। इस स्थिति में आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। उस लॉस को यहां पर एक तरह से कहते हैं बजट घाटा। अब इसको आते हुए देश के लेवल पे लेते हैं, कंट्री के लेवल पे। कंट्री क्या करती है कि एस्टिमेट करते हैं कि हम इतने इस साल के अंदर एक्सपेंडिचर करेंगे अपनी कंट्री में और इतने रिसिप्ट्स करेंगे। लेकिन होता क्या है, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा जाए और गवर्नमेंट की इनकम रिसिप्ट्स कम हो, तो उसे घाटा हो गया। तो उसे बोलते हैं बजट घाटा, विच मीन्स बजट डेफिसिट। बट यहां पर बजट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कैटेगरी का नाम है रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट की जो बजट है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, बजट रिसिप्ट्स और बजट पेमेंट। बजट रिसिप्ट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि 2 तरह का, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल, मींस राजस्व और पूंजीगत। तो अभी हम जो बात करेंगे ओनली वो रेवेन्यू वाले की बात करेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, मींस राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। हम अभी कैपिटल की बात नहीं करेंगे। तो इसमें रेवेन्यू डेफिसिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो यहां पर ये रहा। रेवेन्यू डेफिसिट को शॉर्ट में मैंने लिख दिया आरडी, आप पेपर में पूरा लिखना। आरडी विच मींस राजस्व घाटा इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि घाटा निकालना है तो हमारी इनकम से ज्यादा क्या ज्यादा होंगे? एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, विच मींस हिंदी में कहूं तो मैं राजस्व प्राप्तियां जो होंगी आपकी माइनस राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, आगे राजस्व लिख लेना भाई। ठीक है, तो आप देखो यहां पर पहले एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट्स लेस करनी है, तब जाके हमारा क्या निकलेगा? रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, कई बार इसके न्यूमेरिकल भी बुक के पीछे दिए होते हैं, बट जनरली इसके आने के जो चांसेस होते हैं कम होते हैं। बट तब भी आप, क्योंकि आपको अगर 95 प्लस लाने हैं तो आपको तो पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको बुक का एक एक चीज आनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये था रेवेन्यू डेफिसिट, ये आप ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दूसरी बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, तो जिसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? देखिए, फिस्कल मतलब ओवरऑल, मतलब देश का जो टोटल है वो घाटा। अब होता क्या है, इसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स को लेस किया जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स को लेस किया जाता है। अब ये टोटल रिसिप्ट्स को या टोटल एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाता है? यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर को यहां बोल दिया गया बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट एक्सपेंडिचर में दोनों तरह के एक्सपेंडिचर आ गए, राजस्व भी और पूंजीगत भी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। वहीं इसमें से लेस क्या करेंगे? रिसिप्ट्स को लेस करेंगे। तो बजट रिसिप्ट जिसके अंदर क्या आ गया? रेवेन्यू रिसिप्ट्स एज वेल एज कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है यहां पर। क्या याद रखनी है? कि यहां पर बोरोइंग को रिसिप्ट्स में ऐड नहीं किया जाता। यहां पर बोरोइंग जो उधार लिया है गया है उसको ना तो आरआर में ऐड करेंगे ना सीआरआर में ऐड करेंगे। क्या निकालते वक्त? फिस्कल डेफिसिट निकालते वक्त। क्लियर है? अगर कर दिया तो आपका आंसर जो आएगा, अगर न्यूमेरिकल है तो गलत आएगा। ठीक है, अब क्योंकि जस्ट बिकॉज उसमें बोरोइंग शामिल नहीं होता है, इसी पे मेरा एक ये वाला फॉर्मूला भी बन गया है कि फिस्कल डेफिसिट बराबर होता है किसके? बोरोइंग के। राजकोषीय घाटा बराबर होता है उधार के। इसका मतलब क्या है? अगर आपको क्वेश्चन में सारी डिटेल नहीं दी है इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड?
फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड बजट एक्सपेंडिचर नहीं दिया, बजट रेवेन्यू यार आरआर नहीं दिया, तो आप एक उधर देखना कहीं उधार तो नहीं दिया। अगर उधार दिया है बोरोइंग तो डायरेक्ट फिस्कल डेफिसिट बराबर हो जाएगा किसके, बोरोइंग के, याद रखना ये, ठीक है। साथ ही फिस्कल डेफिसिट ये हो गया जिसका हम इंप्लीकेशन या इफेक्ट यहां पढ़ेंगे। लास्ट आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक घाटा। अब इसको कैसे निकाला जाता है, देखिए प्राइमरी डेफिसिट के लिए निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट, विच मींस राजकोषीय घाटा। अगर आपके पास राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, तो उसमें से ओनली इंटरेस्ट पेड लेस कर दीजिए। जितना भी अपने बोरोइंग की उस पर ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, उसे लेस कर दीजिए। देखिए यहां पे मैंने देखिए प्राइमरी डेफिसिट को शॉर्ट में लिख दिया पीडी। पीडी इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड, राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू माइनस ब्याज भुगतान। तो जितना भी आपने ब्याज लिया है, जितना मतलब उधार लिया है, उसका ब्याज भुगतान राजकोषीय घाटे में से लेस कर दीजिए, आपका प्राइमरी डेफिसिट निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली बजट डेफिसिट तीन तरह के होते हैं आपकी बुक में। फर्स्ट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड फिस्कल डेफिसिट, थर्ड प्राइमरी डेफिसिट। तीनों को निकालने के मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूले बता दिए, इनको याद कर लीजिए और इनके बेस पे ही आपके सारे न्यूमेरिकल अगर आता है यहां से कोई तो आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है, अगर आ सकती है, तो वो है यहां पर इफेक्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे के प्रभाव। पहले बता दूं, बजट में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है वो मेरे को ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट लगते हैं सबसे ज्यादा। अगर आने के चांसेस भी है तो वो ज्यादा है लेकिन उसके अलावा भी ये टॉपिक करने पड़ेंगे हमें, जस्ट बिकॉज हम 95 प्लस वाले हैं, ठीक है, हमें उसकी तैयारी करनी है। अगर 50-60 की तैयारी करनी है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए जाते हैं, लेकिन अगर एक अच्छे स्कोर करने की बात कर रहे हैं तो हमें सारा कवर करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे के प्रभाव। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल, स्फीतिक जाल। देखिए समझना जरा ध्यान से, अभी देश पे ना जाके अपने घर पे आते हैं। होता क्या है नॉर्मली, जब देश में घाटे का बजट बन रहा है, लॉस है, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा और इनकम कम है, अब इस स्थिति में होगा क्या कि उस एक्सपेंडिचर जो ज्यादा हो रहे हैं रेवेन्यू से, मतलब या टोटल से, तो उसको पूरा करने के लिए हम उधार लेंगे। हम क्या लेंगे, उधार। और उधार लेने के चक्कर में हमारे पास पैसा आएगा, पैसा आने के चक्कर में हम खर्च क्या करने लग जाएंगे, ज्यादा, जो कि नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का यही सिस्टम है, ठीक है। अगर देश के लेवल की बात करूं, देश के कुल खर्चे ज्यादा हैं और कुल इनकम कम है बजट में। अब खर्चे ज्यादा मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचा, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स कम लिया और एक्सपेंडिचर उन पे ज्यादा किए, तो लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया। अब ये कई सारे सोच रहे होंगे कि पैसा कैसे ज्यादा हो गया। देखो एक चीज समझो मैं सरकार हूं, तुम जनता हो, मुझे तुमसे टैक्स लेना था, ठीक है। मैंने तुम्हारे टैक्सों में कटौती कर दी, छूट दे दी, रिबेट दे दी, तो तुम्हारे पास से टैक्स ज्यादा जाएगा कम जाएगा, बेसिकली कम जाएगा, तो आपका पैसा बच रहा है ना। सेम लाइक अब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन स्कूल, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन डैम, एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स, ये सारे खर्चे अभी गवर्नमेंट करके दे रही है। मान लो अगर आपसे बोल जाए आपके घर के सामने की नाली आपको खुद बनवानी है, ठीक है, सरकार नहीं बनाएगी, आपके घर के सामने की रोड आपको बनानी है, सरकार नहीं बनाएगी, तो क्योंकि आपका वो खर्चा होगा वहां पर, तो आपकी डिमांड कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। लेकिन ये सारे खर्चे सरकार कर रही है और ज्यादा बढ़ा दे रही है, तो हो क्या रहा, आपका जो खर्चा होता नाली बनवाने में, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, ब्रिज के लिए, वो आपको नहीं देना पड़ रहा है, वो सरकार दे रही है, तो आपका पैसा बच रहा है। और आपका पैसा बच रहा है तो आप डिमांड करोगे, और आप डिमांड करोगे, सामान नहीं बन रहा उतना, सामान उतना ही है, आप डिमांड करोगे। अब सप्लाई ज्यादा क्या हो जाएगी, डिमांड, और जिस वजह से रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और लोगों का पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि सरकार जब भी लॉस में होती है नए नोट छाप लेती है या उधार ले लेती है। उधार लेने से इकोनॉमी में पैसा भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जब जब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा हो जाएगा उधार लेने की वजह से या नए नोट छापने की वजह से, तो होगा क्या, हमारे देश में वस्तु की कीमतें क्या होंगी, बढ़ने लग जाएगी लगातार, ठीक है। और आपको इन रियलिटी बताऊं ना, तो हमारे देश में हर साल जो बजट बनता है वो डेफिसिट का बजट बनता है, मींस राजकोषीय घाटा निकलता है, वहां पर लॉस का बजट बनता है।
तो हर साल या तो नई करेंसी छापी जाती है या बोरिंग की जाती है। अब बोरिंग करेंगे तो नॉर्मली देश में पैसे ज्यादा होगा, जिस वजह से हर साल वस्तु की कीमतें और सेवाओं की कीमतें लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इससे रिलेटेड एक और चीज आपको मैं बता दूं, यहां पे आता है वेजेस स्पाइरल भी आता है। वेजेस स्पाइरल इसका मतलब क्या है, देखो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, अगर मुझे बाहर कोई चीज महंगी पड़ रही है खरीदना, मैं अपनी ट्यूशन फीस क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। अब मैंने ट्यूशन फीस बढ़ा दी तो किसी बच्चे के पेरेंट्स मान लो वो मैकेनिक थे, ठीक है, बाइक रिपेयर करते थे। अब मैं उनके पास बाइक रिपेयर कराने गया तो मैंने कहा जी बाइक रिपेयर करनी थी। अब वो जनरली मान लो 600 रुपए की रिपेयर करते थे, तो मैंने कहा 700 में करूंगा। मैंने कहा जी क्यों करोगे भाई, कह रहा भाई मेरा महंगा हो रहा है सब कुछ तो मैं भी महंगा करूंगा। ठीक है, उन्होंने महंगा कर दिया तो मुझे महंगा पड़ा, मैं अपने रेट बढ़ा दूंगा, मैं अपनी कोचिंग की फीस बढ़ा दूंगा। अब मेरे बढ़ाने से कई सारे लोगों को महंगा पड़ रहा है, मतलब ध्यान रखना समझना, सब्जी वाले को महंगा पड़ रहा है, सब्जी वाले ने अपने रेट बढ़ा दिए, सब्जी वाले के बढ़ाने की वजह से किसी लेबर को महंगा पड़ रहा है, लेबर ने अपने बढ़ा दी। इससे होता है क्या, सब लोग अपने वेजेस को बढ़ा देते हैं और इकोनॉमी में कहीं ना कहीं जाल फैल जाता है कीमत का, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है। क्लियर है, आपको समझ आया होगा बेसिकली। तो इसके अंदर दोनों टॉपिक कवर करें मैंने, एक बार बुक में रीड करोगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा नेशनल डेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशनल डेट, कई बार हमारे देश की जो गवर्नमेंट होती है वो ना अंधाधुंध काम करती है बिना देखे। अभी मैं जरा देश के ऊपर नहीं जाके अपने घर पे आता हूं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने अपनी जरूरतों के लिए या बहुत कुछ भी करने के लिए बहुत तगड़ा तगड़ा लोन लिया, मतलब बाहर से उधार कर रखा, कर्ज कर रखा तगड़ा सा। अब होगा क्या, अभी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप मान लीजिए 20-22 साल की आपकी एज हुई, 25 साल की हुई, अब आप कमाने उतरे। तो कमाने उतरने के लिए एक होता है भी आप सीधे अपने आप को अपनी ग्रोथ करनी है, सीधा आपको ऊपर ले जाना अपने आप को। लेकिन दूसरा, नहीं बेटा, तेरे बाप ने, तेरे पिताजी ने, तेरे फादर ने क्या लिया था, कर्ज लिया था, पहले वो चुका। अब मान लो वहां तुम्हारे पास 10 लाख 15 लाख का कर्ज है, अब तुम पहले तो वो निपटाओगे अपने घर का कर्ज, उसके बाद कहीं अपनी ग्रोथ के बारे में सोचोगे, अपने ऊपर खर्च करोगे। सेम लाइक होता है यही, अगर हमारे देश की गवर्नमेंट लोन ले लेती है, पुरानी गवर्नमेंट्स, ठीक है, तो जो आने वाली पीढ़ी होती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ डेफिसिट की वजह से उन्हें क्या फेस करना पड़ता है, नेशनल डेट फेस करना पड़ता है। आने वाली पीढ़ियों के पास पहले से कर्ज है, वो क्या अपने ग्रोथ के बारे में सोचेंगी। तो उस स्थिति में क्या होता है, वो देश ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो एक इफेक्ट ये होगा, अगर फिस्कल डेफिसिट होता रहेगा, देश पर ब्याज, देश पर लोन बढ़ता जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। क्लियर है, इसलिए कर्जा करना अच्छी बात नहीं होती। लो जीडीपी, अबे जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, आप उधार ले रहे हैं, ठीक है, और ज्यादातर पैसा किस में चला जाता है, लोन की किस्तें, लोन की ब्याज भरने में चला जाता है, तो कहां तुम निवेश करोगे, कहां तुम इन्वेस्टमेंट करोगे। तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जीडीपी भी क्या होगा, ग्रोथ ही नहीं करेगा, जीडीपी बढ़ेगा ही नहीं, जस्ट बिकॉज इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा कहां जा रहा है, ब्याज भरने में जा रहा है। सो कहां से ग्रोथ होगी, ठीक है। सो लो जीडीपी होगा। क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझिए जरा, इसका हिंदी वर्ड भी क्राउडिंग आउट ही लिखा हुआ बुक में, ठीक है। क्राउडिंग आउट का मतलब समझिए, जब आपका बजट लॉस में है, घाटे में है, तो सरकार की एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। सरकार के एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम रिसिप्ट्स कम है। अब सरकार के पास अगर ये लॉस ज्यादा है तो ये लॉस पूरा कहां से करेगी, इसके लिए वो गया किसके पास, मान लो लॉस आ रहा था ना, बजट डेफिसिट आ रहा है, जस्ट बिकॉज बजट रिसिप्ट्स ज्यादा है, सॉरी बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजट रिसिप्ट्स। अब इस स्थिति में गवर्नमेंट किसके पास गई, आरबीआई के पास। आरबीआई से क्या ले लिया, लोन ले लिया, ठीक है, तगड़ा सा लोन ले लिया, जस्ट बिकॉज ताकि हम अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सके, अपने लॉस को कवर कर सके। अब इसकी वजह से होगा क्या, जो अलग इन्वेस्टर बैठे, मान लो अब मैं हूं, मुझे ना 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, जस्ट बिकॉज मुझे कोई फर्म खोलनी है ताकि वो ग्रोथ करेगी, मैं और लोगों को रोजगार दूंगा। लेकिन जब मैं लोन लेने गया तो आरबीआई ने कह दिया या बैंकों ने कह दिया जी पैसा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, जी सरकार ने लोन ले रखा है, उसको अपना नेशनल डेट चुकाना है, तो इसलिए पैसा नहीं है। अब बताओ, कर्जा भर के देश की ग्रोथ होगी या नए इन्वेस्टमेंट करके देश की ग्रोथ होगी। अच्छा, अब बात है कि कर्जा भी भरना जरूरी, लेकिन कर्जा लिया ही क्यों जाए, यही बात है ना। तो दिक्कत यहां पर है, क्राउडिंग आउट का मतलब जब गवर्नमेंट मार्केट से लोन उठा लेती है तो लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं मिलता, मींस मार्केट से पैसा उठाने के लिए
कोई है ही नहीं, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ना बैंक्स है, ना आरबीआई है, तो पैसा खत्म हो जाना, इन्वेस्टमेंट कम होगी जिसकी वजह से, और ग्रोथ कम होगी। तो दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट। होप सो आपको समझ आया होगा, नहीं आया होता एक बार मेरे को लाइव सेशन में बता देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, लास्ट, रिलायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। जब किसी गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज ज्यादा होता है ना, कोई इसका विश्वास नहीं करता। मान लो एक व्यक्ति है जिसके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, एक दूसरा व्यक्ति है, ए व्यक्ति है इस पर कर्ज ही कर्ज है, ठीक है, और बी व्यक्ति है इसमें पैसा ही पैसा है। अब ये हमेशा कर्ज में डूबा रहता है, जब आता है जी उधार सामान दे दो, जी उधार सामान दे दो। बी आता हमेशा नगद पेमेंट करता है, हमेशा लेन देन सही करता है। तो हुआ क्या, अब मान लो किसी दिन इसको पैसे की जरूरत पड़ी या कोई और काम पड़ा और वो आपसे काम बोलेगा, तो आप इसकी हेल्प कर दोगे जस्ट बिकॉज आपको पता है ये वक्त पे टाइम पेमेंट कर देगा। लेकिन जो खुद ही गवर्नमेंट सरकार कर्जे में डूबी हुई है, आप दोबारा उसको लोन नहीं दे, क्योंकि पहले से डूबा पड़ा और पैसा डुबा देगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो फॉरेनर कंट्रीज होती हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उस गवर्नमेंट पे, उस कंट्री की गवर्नमेंट पे विश्वास करना कम कर देते हैं, उसकी रिलायबिलिटी में कहीं कमी आ जाती है, ठीक है। तो और कहीं ना कहीं अगर रिलायबिलिटी में कमी आ जाती है, मान लो अब किसी देश को पता पड़ गया कि भाई वो देश तो सबसे घटिया, वहां पे तो कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ा है, तो उस देश में क्यों इन्वेस्टमेंट करने कोई आएगा जो पहले से कर्जे में डूबा हुआ है। तो वो उसको देखेंगे ना जो ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, जो वेल सेटल है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम और डूब जाते हैं, किसकी वजह से, गवर्नमेंट में विश्वास ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा, हमारे देश में गवर्नमेंट आती है बदतमीज, तो वो 5 साल का अपना काम करने के लिए आती हैं, उन्हें मतलब उन्हें 5 साल से होता है, उन्हें देश की ग्रोथ से मतलब कम होता है, उन्हें दिखता है हम 5 साल में ऐसा क्या कर लें कि ताकि हमें दोबारा वोट मिल जाए। और उन्हें याद भी आता लास्ट के 1 साल पहले वोट के इलेक्शन के, कि मैं हाँ जी हमारी ऐसी चीज है, हमारी वैसी चीज है, हमें ग्रोथ करनी है, हमें दे दो। लेकिन आज जब जीत जाएंगे तो उसके बाद 3-4 साल तक गायब, उन्हें ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली ये थे इफेक्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, और ये थे फिस्कल डेफिसिट में आपके क्या निकालने के फॉर्मूले, रेवेन्यू डेफिसिट निकालने के फॉर्मूले, और मैंने बता दिया आपको डेफिसिट कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली आज के टॉपिक में इतना ही था, और मेरे हिसाब से बजट में भी इतने ही टॉपिक है। अगर इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक्स रह गए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना, ठीक है। देखिए सबके आंसर नहीं करता हूं मैं कमेंट्स में, लेकिन मैं रीड करते रहता हूं, ठीक है। सो प्लीज आप कमेंट्स करते रहिए, मैं आपको देखता रहूंगा, उनके हिसाब से मैं लाइव सेशन में ले लेता हूं, बता भी देता हूं, ठीक है। सो आपको कोई भी डाउट रह गया हो, कोई कंप्लीट रह गया हो, या इसमें से कुछ डाउट्स बचा हो, या कोई टॉपिक रह गया हो, बता देना यार, ठीक है। सो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू डाटा एंड बाय बाय।